No script, no chains, we let it go. Roll hit towels where the cool kids glow. Powered by Pondy Tourism. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है पांगी भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज जी। वेलकम सर। नमस्कार। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पर आने के लिए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि डॉक्टर जनक से जन जन के जनक एक बहुत बड़ा सफ़र आपने तय किया है। तो ये सफ़र आपने कैसे स्टार्ट किया या फिर किस तरह से आपने सोचा कि आपको पॉलिटिक्स वाली लाइन माना है? देखिए छोटे भाई, मैं आपको एक पहले थोड़ा सा स्पष्ट भी करना चाहूँगा। आपने कहा कि सफ़र तय किया है। सफ़र तय नहीं किया है, सफ़र कभी समाप्त नहीं होता है, सफ़र जारी है और हम आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। बचपन से अभावों में जीवन बीता और स्कूली शिक्षा के दौरान ही मेरे मन में ऐसे भाव आए कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, इतना बुद्धि देना, इतना सामर्थ्य देना कि मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊँ। और बस चलते रहे मार्ग में, पढ़ते गए और ना कोई प्रॉपर गाइडेंस थी, ना कोई बताने वाला था। 10वीं क्लास में अच्छे नंबर आ गए तो बोला मेडिकल नॉन मेडिकल रख लो। जी ये परंपरा थी, हमने भी रख लिया। जी। जब उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल करने के बाद +2 जब पास की तो बोला आजकल इंजीनियरिंग का बड़ा बुरा हाल है, तो डॉक्टर बन जाओ। तो ये 98 की बात है। 98 में जब मैंने +2 क्लास पास किया था, हाँ जी। तो उस टाइम इंजीनियरिंग का स्टैग्नेशन आ चुका था लगभग। तो पीएमटी का एग्ज़ाम दे दिया, पीएमटी में सेलेक्ट हो गए। एमबीबीएस कर लिया। जी एमबीबीएस करने के बाद फिर मालूम लगे कि अब चलो स्पेशलिस्ट बनना है। हाँ जी। एमबीबीएस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर स्पेशलिस्ट बन गए। स्पेशलिस्ट बन के भी दिल को तसल्ली नहीं हुई, फिर सुपर स्पेशलिस्ट बन गए। जी काम किया, परंतु हमेशा बचपन से जो भाव था लोगों की पीड़ा को, जब भी मैं हॉस्पिटल बैठता था हाँ जी। तो मुझे कोई लाइन में एक कोई बच्चा दिखता था, अपने माँ बाप के साथ अस्पताल आया हुआ है। हाँ जी। तो मैं खुद एक बैकवर्ड क्षेत्र से हूँ और एक गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया, बचपन मेरा वहीं बीता। तो जो मेरे मन के भाव थे, मैं उन लोगों के भीतर उन भावों को महसूस करता था हाँ जी। कि वो ऐसे हैरानी से देख रहे हैं बिल्डिंग को, इतनी बड़ी बिल्डिंग। हाँ जी। तो मुझे उनकी आंखों से जजमेंट हो जाती थी कि ये सारा सिस्टम देख के अचंभित हो रहा है, इसका मतलब ये पहली बार शिमला आया है। हाँ जी। जी क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई और नौकरी सारी शिमला में ही हुई। तो मैं ये वो आदमी है जिसको हमेशा हर राजनीतिक दल ये कहते हैं कि इसका लाभ जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। हाँ जी। ये है वो अंतिम व्यक्ति जिसको लाभ मिलना चाहिए। और मैं भी इसी श्रेणी से आया हूँ। लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं, चलिए वो बाद का विषय है, वो चर्चा पे आएंगे आगे। हाँ जी। परंतु मैंने क्या किया, तो मैंने यही सोचा कि भगवान ने मुझे उस अंतिम व्यक्ति की लाइन में मैं खड़ा था, वहाँ से उठा के मुझे यहाँ ले आए हैं। अब मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ। बिल्कुल। और मैं उसी सिद्धांत पे काम करता रहा और बस जो मांगता गया ईश्वर से वो मुझे मिलता गया। और इस जिस रूप में आज अब मुझे देख रहे हैं, जी ये उन सब लोगों का आशीर्वाद है, उन सब लोगों का प्रेम और सहयोग है, जिन लोगों के चेहरों के भाव देखकर मेरे मन के भीतर अपना इतिहास जो है वो जागृत होता है। जी ओके सर, तो आपने अभी अपनी इन बातों में कुछ 2-3 लाइनें कही कि आपकी जो स्कूलिंग थी वो काफ़ी बैकवर्ड इलाके से स्टार्ट हुई थी। तो सर, आपके टाइम पे जब स्कूलिंग का आपका दौर था, उस टाइम आपके पास कोई ऐसी गाइडेंस होती थी ऐसे कि प्रॉपरली आपको कोई ऐसे गाइड करे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है? देखिए, हम उस बैकग्राउंड और उस पारिवारिक परिस्थिति के लोग हैं जहाँ प्लास्टिक का जूता पहनता था मैं, फट जाता था ना, हाँ जी। तो उसको सिलवाने के लिए पैसे खर्च करने की बजाय हम लोग अपनी बोली में तैंता बोलते हैं उसको, जो पलटने के लिए होता है ना, एक हाँ जी। किचन में यूज करते हैं। यस सर।
उसको आग में गर्म करना, पुराने जूते का पीस काटना, हाँ जी। उसको चिपका चिपका लेना, देना। वो हमारा जूता तैयार हो जाता था। और पिताजी की पुरानी पैंट हमारे स्कूल का नया बैग बनती थी। अच्छा हमने वो समय देखा है और हमें अच्छी तरह से याद है। मुझे अपने बचपन के वो दिन भी याद हैं जब हम भरमौर से शाहपुर माइग्रेट करते थे अपने जानवरों के साथ। तो हल्की हल्की धुंधली धुंधली याद आती है, ऐसा नहीं कि मुझे स्पष्ट तौर से याद है क्योंकि बहुत छोटा था उस वक़्त। बारिश लगनी तो पत्थरों के नीचे शरण लेनी, पेड़ों के नीचे खड़े होना। और माँ बाप सुनाते हैं कि तुम थक जाते थे, तुम्हारे को घोड़े के ऊपर लिटा देते थे। हमारे पास घोड़े होते थे, पिताजी घोड़े पे सामान ढोने का काम करते रहे जब मेरा शुरुआती दौर जो जीवन का रहा है। तो गाइडेंस की तो कोई ना कभी उम्मीद थी, ना कभी किसी ने दी प्रॉपरली। बस इतना था कि मन में लगन थी कुछ करना है। और अपने आप को हमने, जैसे कोई नदी बहती है, नदी में पत्ता होता ना, हाँ जी। तो उसकी तरह अपने आप को छोड़ दिया, इस समाज में बहते गए और अपना निरंतर आगे बढ़ते गए। तो एक बात मुझे इस पर कहनी है हाँ जी जी। कि मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा भटक कर ही सही, वाह मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा भटक कर ही सही, हारे तो वो हैं जो घर से नहीं निकले। वाह वाह सर, वाह वाह, क्या बात कही आपने सर। तो आपके अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहते हैं क्या सर, कि कैसा था आपका फैमिली बैकग्राउंड? मतलब हम लोग 4 भाई बहन हैं। हाँ जी। मैं सबसे बड़ा हूँ अपने भाई बहनों में, अपने माता पिता की पहली संतान हूँ। हाँ जी। पिताजी मेरे अंडर मैट्रिक हैं, माताजी मेरी आज भी अपना नाम नहीं लिख सकती हैं। और बहुत गरीब पृष्ठभूमि से और बहुत अभाव में शुरुआती दौर बीता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ जी। ये कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से मेरा सिलेक्शन हो गया एक स्कूल में, हाँ जी। और उसके बाद फिर बस वही नटशल में मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि धारा पे अपने आप को डाल दिया, नदी की धारा में, हाँ जी। और बहते गए बहते गए बहते गए, हाँ जी। और आज भी बह रहे हैं। तो ये सफ़र जारी है, निरंतर है। ठीक है सर, बहुत अच्छी आप बात की आपने। तो सर जब आपका स्कूलिंग का दौर था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद सर भरमौर, आप भरमौर से आते हैं, तो सर वहाँ से बाहर निकलना पढ़ाई के लिए आपके टाइम पे क्या ये एक बहुत बड़ा काम नहीं था क्या आपके लिए? ये बहुत बड़ा काम था। और इनफैक्ट मैं बड़ा उत्सुक रहता था कि मुझे नई जगह जाने का मौका मिल रहा है, नए लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने जीवन के 18 साल हॉस्टल में बिताए हैं। अच्छा सर। और एक बहुत बड़ा समय है वो। हाँ जी, 18 10वीं क्लास से लेकर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने तक मैं हॉस्टल में रहा। इनफैक्ट शादी के बाद भी मैं 3 साल हॉस्टल में रहा। और लगभग 34 वर्ष भरमौर से बाहर, अपने जन्म स्थान से बाहर रहने के बाद सन 2022 में मैंने अपने पैतृक गांव और अपने पैतृक स्थान पर वापसी की, एक नेता के रूप में। ओके सर। सर तो आपने अभी जिक्र किया कि आपने 18 साल अपने हॉस्टल में बिताए हैं, तो सर हॉस्टल के उन दिनों से कुछ आपका कोई खास लम्हा याद हो आपको? देखिए, उससे मैं लम्हे तो बहुत सारे हैं, वो तो नेचुरली जब 18 साल की बात है तो 18 सालों में क्या क्या हुआ होगा वो कोई स्पेसिफिक सर जो? नहीं, बहुत सारे हैं स्पेसिफिक हाँ जी। क्या, परंतु हॉस्टल में डालने से क्या होता है, हाँ जी। और हॉस्टल में लोगों को डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, हाँ जी। उससे उसका मैं जवाब देना चाहूँगा जरूर। थोड़ा सा सर, बिल्कुल। पुराने समय में हमारे देश में गुरुकुल व्यवस्था थी। बिल्कुल गुरुकुल बेसिकली वो हॉस्टल व्यवस्था ही थी एक तरीके की, जब बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से अपने सब सुविधाओं को त्याग करके बाहर जाना पड़ता है। जी सर। तो मेरे जीवन में जो बदलाव आया, एक खुरदरे पत्थर सा था मैं, जो थोड़ा बहुत शाइन जीवन में आई, वो हॉस्टल में पढ़ने से और उससे आई है। और उससे मेरी मानसिकता में जो मेरी मनोवृत्ति में जो भी बदलाव आए हैं, हाँ जी। उसका परिणाम मैं अपने जीवन में आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिए। ओके सर।
मेरी बेटी अभी 5th क्लास में है, उसको भी मैंने हॉस्टल में डाल दिया है। बेटा मेरा 9th क्लास में, उसको भी मैंने हॉस्टल में डाला है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ और ये मानता हूँ कि बच्चे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और जितना जल्दी वो आत्मनिर्भर हों। हाँ जी। हम क्या समझते हैं, मैं कई बार देखता हूँ, एज ए पॉलिटिशियन भी देखता हूँ और एज ए डॉक्टर भी देखता रहा हूँ कि 60-65 साल के माँ बाप हैं, 35 साल का लड़का है, हाँ जी। 40 साल का लड़का है, उसकी वो सेटलमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी, वो कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो ये सोसाइटी को भी और उस युवा को भी ये सोचने की ज़रूरत है, कहाँ जिस उम्र में मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की ध्यान रखना हाँ चाहिए, जी। उल्टे माँ बाप मेरा ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हमें जीवन में ये मौके नहीं मिले इस तरह के, क्योंकि बचपन से हॉस्टल में पढ़ा, हाँ जी। जिम्मेवारी का एहसास शुरू में ही हो गया था। तो आज भी मुझे मैं इस बात को सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करता हूँ हाँ जी। कि मुझे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम से अधिक जिम्मेवारी का एहसास है। और मैं समझता हूँ जिम्मेवारी का एहसास होना ज़्यादा ज़रूरी है, Yes, sir. ना कि प्रेम होना ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर। सर, तो आपने जैसे कहा कि प्रेम होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिम्मेदारी नहीं है, नहीं है। ओके। प्रेम होना ज़्यादा। प्रेम खाओगे क्या? प्रेम से करोगे कुछ क्या? जब आपका बच्चे को आप बहुत प्यार करते हो, आपका बच्चा भी आपको बहुत प्यार करता है, पर आपका बच्चा काबिल नहीं है, ठीक है सर। जब तक जिंदे रहोगे तब तक उसकी परेशानी झेलते रहोगे। प्रेम करते हैं हम बहुत, उससे क्या होगा? ओके सर। बी प्रैक्टिकल। और हमारे प्रेम करने से कुछ अंतर भी नहीं पड़ता। जी सर। इसलिए मैं अपने बच्चों को, और मैं जब भी मैं कई बार ये अपने ऐसे बात करता हूँ और कहता हूँ, परिवार के बीच में रहता हूँ, कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से पालन पोषण करना चाहता हूँ, जैसे जंगल में हमारे पांगी में ठांगी होती है ना, यस सर। ठांगी का फूल जब खिलता है उसके बाद ठांगी लगती है, वो एक ठांगी गिर जाती है जंगल में, हाँ जी। वो वहीं उगाती है। तो बच्चों को उस तरीके से पालन पोषण होना चाहिए कि वो वाइल्ड सीड की तरह जहाँ भी उनको डालो वहाँ से वो उग जाए। ना कि उनको हम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें और बोले कि नहीं नहीं मेरा बच्चा मेरा बच्चा। लाड प्यार करने से क्या होगा? यस सर। वो लाड प्यार है, वो दर्शाने से नहीं होता यस सर। कि मैं बच्चे को गले लगा के रखूँ, चिपका के रखूँ तो मैं अच्छा बाप हूँ जी, बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों को। यस सर। परंतु अगर मैं थोड़ी सख्ती रख के, थोड़ा अनुशासन रख के यस सर। उनको जीवन में सक्षम बनाने के लिए अगर प्रयास कर रहा हूँ, यस सर। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित है। यस सर। आपने भी बताया कि आपका जो फैमिली के साथ जो आपका वो था बॉन्ड, वो अलग ही रहा होगा क्योंकि इमोशनल कम है। यस सर। मैं सार्वजनिक तौर पे इस बात को कहता हूँ कि इमोशनल बॉन्डेज नहीं है, यस सर। बहुत कम है। मुझे जिम्मेवारी का एहसास है ओके अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति, कि ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि इन लोगों ने उसी परिवार में जन्म लिया जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है। बाकी ऐसा प्रेम नहीं है कि किसी को जरा सी चोट लग जाए तो मैं चीखने शुरू कर जाऊँ, हाँ ये है, इसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया, ऐसा नहीं हूँ मैं। हाँ जी सर। सर, तो हॉस्टल में आप 18 साल रहे, कभी आपकी रैगिंग हुई थी? अरे वो उस वक्त तो रैगिंग को रोकने का कानून नहीं था। हाँ जी। और इतना बोलूँगा हाँ जी। कि हमने अपने सीनियर्स, हाँ जी। जिनको भैया बोला जाता था, हाँ जी। उनके कपड़े भी धोए, उनकी जूठी प्लेटें भी धोई, उनकी मार भी खाई है, पर अच्छा लगता है। हाँ जी। देखिए ऐसा है ना, एक वो समय ऐसा था, हालात वैसे थे, जो रैगिंग शब्द है बेसिकली ना, हाँ जी। किसी व्यक्ति की उसको आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना, हाँ जी। किसी को नीचा दिखाना, किसी को फिजिकली हार्म करना, वो सरासर गलत है, कानूनन अपराध है। जी सर। परंतु हमारे स्कूल में जो उस टाइम होता था, तो जो सीनियर ने बोलना कि चल मेरी प्लेट धो, हाँ जी। धोना, तो फिर सीनियर ने स्कूल में सरवाइव करने के गुण भी सिखाता था कि हाँ भाई ऐसे बचना है। तो म्यूचुअल बेनिफिट होता था, हमें भी फायदा होता था, ओके सर। सीनियर लोग को भी फायदा होता था। और मतलब मैं ये सारी बातें क्या कि रैगिंग का समर्थन नहीं करता, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। परंतु हमने एंजॉय किया लाइफ को, बस इतना ही कहना चाहूँगा, एंजॉय किया। आपने देखा हुआ हमने भी धोई प्लेटें, हमने भी धुलवाई। सीधी सी बात है। ओके सर। ओके ओके ओके। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। तो सर, जैसे ही आपका ये पढ़ाई वाला दौर जो था वो ख़त्म हो गया, तो जब आप अपने मेडिकल लाइन चूज़ की थी आपने पढ़ाई में, तो जैसे ही आप स्पेशलिस्ट बन गए सर, तो
क्या आपके पास ऐसा एक खास वो था, कह सकते हैं सोच आपकी, कि आपने किस तरह सर्व करना है लोगों को? क्योंकि हम देखते हैं कि मेडिकल लाइन में काफ़ी बार हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि कोई डॉक्टर को ऐसे गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ था क्या? देखिए, मैं डॉक्टरी के दौरान नौकरी में जब भी रहा, हाँ जी। मैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा। हाँ जी। मैं मरीज़ देखने के साथ साथ डॉक्टर्स को तैयार करने वाला काम भी करता था। मैं हाँ जी। मैं प्रोफेसर हूँ न्यूरोसर्जरी में। यस सर। तो मैं इस बात को सार्वजनिक तौर पे अपनी नौकरी के दौरान भी कहता रहा हूँ। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं ये संदेश समस्त जनता को भी देना चाहता हूँ हाँ जी। और सब डॉक्टर्स को भी देना चाहता हूँ। जनता को पहले बात ये कहना चाहूँगा कि वो डॉक्टर आपको मारने के लिए नहीं बनाए, वो डॉक्टर आपके इलाज करने के लिए बनाए। जी सर। तो कृपया करके डॉक्टर के प्रति ये, कई बारी लोगों को कि डॉक्टर ने गलत कर दिया। बिल्कुल सर। तो ढाबे वाला कभी नहीं चाहता कि मैं गलत खाना बनाऊं और लोग मेरा खाना खाएं और बीमार हो जाएं। हाँ जी। हाँ जी। टैक्सी ड्राइवर कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे टैक्सी में जो सवारी बैठी है मैं इसको एक्सीडेंट कर दूं, बिल्कुल। सड़क में जो आदमी चल रहा है इसको मैं कुचल दूं। हाँ जी। कोई भी नहीं चाहता। हाँ जी। तो एक डॉक्टर जो इंसान की जान के साथ काम करता है वो क्यों चाहेगा कि मैं इसकी जान ले लूं? बिल्कुल सर। तो परंतु जाने अनजाने में कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान ऊपर से तो पैदा नहीं करते, जी सर। वो हम आप जैसी हैं। जी सर। कल आपके परिवार में भी कोई डॉक्टर बन जाएगा, जी सर। पढ़ाई करेगा वो डॉक्टर बन जाएगा। जी सर। दे आर ट्रेन्ड टू डील विद द डिजीज। डॉक्टर को बीमारियों के साथ वो करने के लिए, इलाज करने के लिए उनको सिखाया जाता है। जी सर। वो कोई ये थोड़ी कि वो भगवान ने कोई ऊपर से उनको अलग से पैदा करके भेजा कि जाइए भाई आप जो करेंगे ठीक ही करेंगे, गलत नहीं कर पाएंगे कभी। वो भी इंसान है, जी सर। जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। परंतु जो एक विषय है जो मैं डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ और आपके माध्यम से सब डॉक्टर को संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके का मैं डॉक्टर हूँ, जी सर। उस तरह का डॉक्टर बनने के लिए मुझे मेरे जीवन के जवानी के बेशकीमती 14 साल लगातार पढ़ाई करनी पड़ी। और उस तरीके का डॉक्टर बनना हो, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना हो, तो आपको 14 साल लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है। वो भी तब आप हर पेपर पहले अटेम्प्ट में पास करो। अगर एक आध पेपर में सप्ली आ गई, फेल हो गए, ड्रॉप हो गया, कुछ हो गया, तो 15, 16, 17 साल भी लगते हैं। जी सर। तो MBBS बनना है तो 5.5 से 6 साल लगेंगे। जी सर। स्पेशलिस्ट बनना है तो 8.5 साल, 9 साल लगेंगे। जी सर। सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो 12-13 कम से कम लगते हैं। मुझे 14 साल लगे, बीच में मैंने 1-1.5 साल नौकरी भी करी थी। ओके सर। तो इतने साल पढ़ाई करने के बाद जी सर। मैं एक न्यूरोसर्जन बन के जब हॉस्पिटल में बैठता हूँ, यस सर। एक गांव का गरीब व्यक्ति आता है, अनपढ़ व्यक्ति आता है, वो पांगी से आया, उदाहरण के लिए शिमला में मेरे से मिलने आया। मेरे से मिलने नहीं, मीन्स न्यूरोसर्जन से मिलने आया, न्यूरोसर्जन को दिखाने आया। यस सर। और दिखा लिया न्यूरोसर्जन को। दिखाने के बाद वो बाहर जाके अपने परिवार के ने पूछा कि दिखा लिया डॉक्टर साहब को? बोला हाँ जी दिखा लिया। क्या बोला? बेकार है डॉक्टर। सीधे से बात नहीं करी। जी सर। तो वो 14 साल पढ़ाई करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ये बात मैंने अपने चिकित्सीय पर नौकरी के दौरान भी डॉक्टर जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते थे उनको मैं यही बात सिखाता था कि डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर में क्या फ़र्क है? जी सर। केवल व्यवहार। व्यवहार। अगर आप व्यवहार अच्छे से रखेंगे ना, अब मरीज को थोड़ी मालूम है किस बीमारी के लिए क्या इलाज करना है, जी सर। वो आपको कॉन्फिडेंस विन ओवर करना है। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ जो आज की डेट में मैं महसूस करता हूँ और फील करता हूँ। ओके सर। आज हमारी बात को मैंने अनेकों बार सदन के भीतर भी कहा कि स्वास्थ्य के विषय में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूँगा, जो सच होगा वो कहूँगा। जी सर। और मैं महादेव की कसम खा के इस बात को लोगों को, हिमाचल के लोगों को साक्षी मान के ये बात कही है। और आज भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज़ मैं कहता हूँ। जी सर। ये बात भी मैं सारे मेडिकल स्टाफ को कह रहा हूँ। जी सर। मेरे को लोगों को फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब हम भर्ती हैं, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा। जी सर। मैं कहा कहाँ आप भर्ती हैं? इस हॉस्पिटल में, इस नंबर बेड में, इस नंबर मंजिल में। मैं कहा ठीक है। तो एक विभाग में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं। जी सर। तो मैं उनसे दूसरा सवाल करता हूँ, अच्छा डॉक्टर कौन देख रहा है आपको? हाँ जी। आपको नाम पता है? बोले नहीं जी।
बोले सुबह आते हैं 5-6, हाँ जी, शाम में आते हैं 5-6, देख कौन रहा पता नहीं। एक साथ। तो ये मेडिकल जो प्रोफेशनल हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं क्या करता था जब मैं नौकरी में था, जी सर। मेरे पास कोई भी मरीज आता था बेड पे लेटा हुआ, उसको क्या पता मैं कौन हूँ। हाँ जी। मैं तो डॉक्टर की ड्रेस पहन के जा रहा हूँ, वो डॉक्टर की ड्रेस पहन के वहाँ चोर भी आएगा तो वो लोग कहेंगे डॉक्टर है। डॉक्टर है। मैं क्या करता था कि मैं सबसे पहले जैसे अपनी राउंड पे जाऊँगा, मैं सिखाता भी रहा वहाँ लोगों को, आज भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से 4 लोग सुने और इस बात को फॉलो करें। यस सर। तो मैं डॉक्टर राउंड पे जाऊँगा, मरीज़ मेरे पास तो मैक्सिमम टाइम बेहोश मरीज आते थे, क्योंकि दिमाग की चोट में लोग बेहोश हो जाते हैं। हाँ जी। तो उनके अटेंडेंट खड़े हैं या मरीज होश में है बात करने वाला, तो सबसे पहले मैं उसको बोलूँगा नमस्कार भाई, मेरा नाम डॉक्टर जनकराज है जी सर। और मैं इस विभाग में इस पद पे कार्यरत हूँ और मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। उससे एक फेथ बिल्डिंग होती है, एक बॉन्डिंग होती है। यस सर। बंदे को पता लगता है यार मेरा ये व्यक्ति इलाज कर रहा है, इसका ये नाम है। यस सर। और सबसे बड़ी हैरानी तो तब मुझे होती है कि 15-15, 20-20 दिन लोग एडमिट रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता उनका इलाज कौन कर रहा है, कौन डॉक्टर कर रहा है। तो ये वो मरीज पूछ भी नहीं पाते, डरते हैं यस सर। कि उससे डॉक्टर साहब से कैसे बात करूं कि गुस्सा ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये मेरा संदेश है, विनम्र आग्रह है पूरे मेडिकल स्टाफ से, केवल डॉक्टर से ही नहीं, हर स्टाफ से। और जब हम व्यवस्था में आएंगे तो इसके लिए हम कुछ नियम भी बनाएंगे जी सर। कि जैसे ये सरकार तक ये आपका पॉडकास्ट पहुंचे तो सरकार नियम बना दे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर। मुझे क्रेडिट लेने वाली राजनीति करनी नहीं आती, जी ना ही सर। मैं करना चाहता हूँ। ओके मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ समाज के बेहतरी के लिए। तो एक व्यवस्था ऐसी बनाएं, कम से कम मेडिकल स्टाफ ही नहीं, कोई भी सरकारी व्यवस्था का अधिकारी। एक मैं छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा आपको। जी सर। मैं नौकरी में था, एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मेरे को पुलिस वाले ने हाथ दिया। मैं परिवार के साथ था, सीट बेल्ट मैंने लगाई हुई थी, जी सर। मेरे बीवी बच्चे सब मेरे साथ थे, खुद का ड्राइव कर रहा था मैं। पुलिस वाले ने हाथ दिया, बोला रुको, मैं रुक दिया। मैं कहा हाँ जी बताइए। बोला आपका चालान होगा। मैं कर दीजिए, जी सर। कोई बात नहीं है, पर मुझे कारण तो मिलना चाहिए ना, क्यों वही चालान कर रहे हैं। हाँ जी। बोला आप ओवर स्पीड थे। मैं कहा भाई जहाँ तक मुझे जजमेंट है, मैं अपने परिवार के साथ हूँ और परिवार हमेशा मुझे टोकते हैं कि नहीं तेज़ नहीं चलानी गाड़ी, तो मैं कम स्पीड में था। फिर आप एक बार मुझे सबूत दे दो बिल्कुल। कि मैं सच में ही ओवर स्पीड था, तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, जो भी आप चालान करते मैं चालान करने को तैयार हूँ। बिल्कुल। तब तक मैंने उनको बताया नहीं था मैं कौन हूँ। हाँ जी। उस वक्त मैं आईजीएमसी में प्रोफेसर एंड हेड और मेडिकल सुपरिटेंडेंट था। ओके सर। और एक पीछे से पुलिस वाला आया, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बता दो कि मेरा चालान क्यों किया जा रहा है, बाकी आप 5,000 का, 10,000 का, 20,000 जितने काटना काट दो, जी। मैं आई विल पे। वो लगा पेड़ पे कैमरा, वहाँ जहाँ जाके चेक कर ले। उसने मुझे बोला कि वहाँ सामने पेड़ पे चढ़ जा, वहाँ से कैमरे पे चेक कर ले। तो जिस अंदाज से उन्होंने बात करी वो मुझे पसंद नहीं आया, जी। क्योंकि मैं हमेशा ये लोगों के बीच में कहता हूँ, जो लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो लोग मेरे साथ जानते हैं सब लोग, कि किसी के साथ बदतमीजी से बात मत करो। यस सर। मैं किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता, इसलिए मुझे भी पसंद नहीं है। और ख़ासकर मेरे से बड़ी उम्र के लोगों के साथ बदतमीजी से मैं बात करूँ, चीख के चिल्ला के बात करूँ, ये मेरे संस्कार नहीं है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कोई मजबूर करता है तभी मेरी हमेशा प्रयास रहता है कि मैं लोगों के साथ बदतमीजी से बात ना करूं, बुरा ना बोलूं। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता कोई मेरे साथ करे, मैं दूसरे के साथ नहीं करता। ये मेरी एक वैचारिक मेरी वो है, मत है मेरा। तो जब मैं कहा भाई मैं क्यों चेक करूं, मैं क्यों चढ़ूं पेड़ पे, जी सर। ये तो आपकी ड्यूटी है ना बताना मुझे कि मैंने क्या की गलती की है। तो सडनली मेरा ध्यान गया कि उन्होंने जैकेट पहनी है पुलिस की, इस पर वो जो बैज लगता है वो नहीं लगा है। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कहा भाई साहब मैं आपका नाम जान सकता हूँ। बोला क्यों, तूने क्या करना है। मैं कहा मैंने कुछ नहीं करना है यार, मैं कि मैं एक आम जनता हूँ, आपका नाम जानना चाहता हूँ। आप कौन है, आप पुलिस ड्रेस में खड़े हैं, आप कांस्टेबल हैं, आप एसपी हैं, आप डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, आप नकली पुलिस वाले हैं, नकली वर्दी डाल के आए, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। जी जी। कम से कम नाम तो हो, ताकि मैं कल को पता तो कर पाऊँ कि यहाँ इस जगह ये पुलिस वाला खड़ा था, है भी इस नाम का कि नहीं बताऊंगा क्या करना है। और फिर मेरा वो जो पारा टेम्परेचर जो वो चढ़ गया जी। और फिर मैं इमीडिएटली उस वक्त के डीजीपी को मैंने फ़ोन किया जी। और
लाउड स्पीकर पे फ़ोन रख के कि डीजीपी साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सिचुएशन है। हाँ जी। और फिर उसको मालूम पड़ा कि यार ये कौन ऐसा व्यक्ति है कि इसने डीजीपी को मोबाइल पे फ़ोन किया और डीजीपी ने तुरंत उठा भी लिया, और डीजीपी भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पहले से परिचित हैं। जी। ये तो मैंने गलत जगह पंगा ले लिया। नहीं, आप कौन है जी? मैं कहा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, हाँ जी। परंतु ये जो आपने गलती की है, ये आपने बहुत अच्छा काम ये किया कि इस नाते पूरे प्रदेश में सुधार होगा। और मैंने डीजीपी साहब को उसी वक्त रिक्वेस्ट किया, मैं कहा डीजीपी साहब आप ऐसे निर्देश जारी करें जी सर। कि एक तो किसी के साथ कोई बदतमीजी से पेश ना आए, और साथ ही साथ वेन एवर एनी पब्लिक, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें इस चीज़ को, जी सर। कि जब भी कोई भी आम जनमानस किसी भी सरकारी व्यवस्था में लगे कर्मचारी अधिकारी से उसके नाम या उसके डेजिग्नेशन को पूछता है, तो वो सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अपना नाम और अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य है, उसको बतानी पड़ेगी। जी सर। वो नियम है। जी सर। और नहीं बताएंगे तो सजा का प्रावधान है, उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोग जाने, मेरे पांगी घाटी के लोग, दूर दराज क्षेत्र के लोग भी जाने कि आपको ये अधिकारी कर्मचारी यहाँ जितने भी लगे हैं, ये आप लोगों की सेवा के लिए लगे हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं इसलिए इनको यहाँ लगाया गया है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो इनको जरूरत किसी की नहीं है। तो इसलिए आपको ये पूरा अधिकार है, आप लोगों से उनका नाम पूछ सकते हैं, आप उनकी डेजिग्नेशन पूछ सकते हैं, और जो भी जानकारी आपको उस विभाग के बारे में चाहिए वो उन जानकारी देना बताना ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। ओके सर। सर तो अभी तक का आपका ये सारा वार्तालाप जो था वो था आपके जो डॉक्टरेट वाला टाइम था उसके। तो सर कब आपके दिमाग में बात हिट हुई, या फिर आपका ये कुछ प्लान बना कि अब मुझे स्विच करना है, मुझे पॉलिटिक्स में आना है? कैसे सर आपके दिमाग में ये? नहीं, ये तो मैंने पहले कहा ना, बचपन से मेरे मन में ये भाव रहा कि मुझे कुछ जीवन में बेहतर करना है। और डॉक्टरी नौकरी के दौरान मैंने एक चीज़ पाई कि मैं केवल उस परिवार की, उस व्यक्ति की मदद कर पा रहा हूँ जो सही समय में मेरे पास पहुँच रहा है। ओके सर। अभी मैं न्यूरोसर्जन हूँ, हाँ जी। यहाँ बैठा हूँ, क्या कर लूँगा अगर कोई हेड इंजरी का कि कोई ब्रेन क्लॉटिंग के साथ यहाँ कोई अगर आदमी पहुँच जाता है, मैं क्या कर लूँगा? बिल्कुल सर। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ को नहीं बचा सकता मैं। जी सर। क्योंकि अगर मैंने सही मायने में उसको बचाना है जी सर। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जी सर। सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जी सर। सब कुछ चीज़ चाहिए, तब मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। तो मैं केवल उसकी जान बचा सकता हूँ, मैं केवल उसकी मदद कर सकता हूँ जो सही समय में सही स्थान पर मेरे पास आपके पास आ पहुँचेगा। रहा है। और ऐसे अनेकों लोग हैं जो सही समय पर सही स्थान पर सही जगह नहीं पहुंच पा रहे। जी सर। तो फिर मन में ये विचार आया, क्यों ना मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल उस दिशा में लगाऊं, उस दिशा में करूं जिस दिशा में मैं इस सारे सिस्टम व्यवस्था में 1% भी योगदान मेरे देने से, जी सर। अगर 1% भी सुधार होता है, 1% भी अगर सुधार होता है तो लाखों लोगों की जान बच सकती है। ओके सर। इसलिए मैंने ये प्रण किया कि मैं अब स्विच ओवर करूं। ओके सर। सर तो जैसे ही आपका ये पूरा प्लान रेडी हो गया था कि हाँ अब आपने पॉलिटिक्स में आना ही है, तो सर अगर चीज़ें इस वे में ना आती तो आपके पास कोई बैकअप प्लान था क्या? अरे मैंने आपको बताया पहले भी कि मैंने इतने साल नौकरी जो की, ये वो किया, तो क्या मैंने प्लानिंग की थी और कैसे मैंने किया था वो तो बड़ा लंबा डिटेल है। जी। परंतु एक साधारण भाषा में आपको समझाऊं कि जब हम रॉकेट छोड़ना चाहते हैं ना, हाँ जी। तो एक लॉन्च पैड होता है, जिस जगह से रॉकेट को छोड़ा जाता है ना, ओके सर। वो लॉन्च पैड होता है। हाँ जी। तो लॉन्च पैड मजबूत ना हो ना, तो वो रॉकेट के जो ऊपर उठने का तनाव है उसको झेल नहीं पाता और वो जी टूट सर। जाता है। जी सर। तो मैंने पूरी प्लानिंग और कैलकुलेशन से ये सोचा था कि इन केस ऐसा गड़बड़ हो गया कि चुनाव में हार गए, कुछ हो गए, तो मैं कम से कम ना भूखा रहूं जी सर। और मुझसे जुड़े लोग कम से कम भूखे ना रहें। जी सर। तो इतना तो बैकअप प्लान मेरे पास था ही, इतना का तो स्किल था ही, जी सर। आज भी है कि कहीं भी कुर्सी मेज लगा के बैठ जाऊंगा। तो
कमा ही लूँगा अपने लायक, और 4 लोग अपने साथ और लोगों को पालने के लायक पैसे कमा लूँगा। तो वो पहले मैंने 15 साल हुई था ना, 15 साल मैंने अपने आप को क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में लगाए और फिर इधर आया। ओके सर। सर तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे आप एमएलए बन गए, लेकिन बीजेपी पार्टी जो थी वो यहाँ पे ना आ पाई, ठीक है, तो इससे सर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या इस एमएलए पे? एमएलए पे क्यों या नहीं फिर उसके impact काम पड़ता है? पे? क्यों नहीं काम पे? देखिए ऐसा है ना, डेमोक्रेसी में कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब लोगों का, यस एंड मेजॉरिटी, 2 शब्द डेमोक्रेसी में बड़े इंपॉर्टेंट है। यस सर। एक तो लोकतंत्र, और लोकतंत्र में बहुमत। बहुमत। तो जाहिर सी बात है, अभी हिमाचल में बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास है। जी सर। तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है, तो जो प्रशासनिक अमला है वो बहुमत के साथ चलेगा। जी सर। तो परंतु एक हमारे कुछ संवैधानिक निहित अधिकार भी होते हैं विधायकों के। जी सर। जैसे विधानसभा के भीतर हम अपने क्षेत्र की आवाज़ को रख सकते हैं, विधानसभा के बाहर हम अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठा सकते हैं, और सदा ही सत्ता में रहेंगे ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जी सर। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। जी। और जब राजनीति में आने की इच्छा थी, तब ये प्लानिंग करके थोड़ी इच्छा करके आए थे कि भाई हमने चुनाव जीतना और सत्ता में बैठना है। नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं केवल अपना योगदान देना चाहता हूँ। मुझे ना किसी पद की लालसा है, ना मुझे पैसे की लालसा है। मैं केवल अपना योगदान देना चाहता हूँ। और मैंने सदन के भीतर भी कहा है कि जो भी मेरे से योगदान सरकार ये लेना चाहती है प्रदेश की बेहतरी के लिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी सर। परंतु बात तो वही है ना कि वो हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं कि भाई भाजपा का विधायक है, इसकी बात को हम कैसे मान लें। जी सर। बजट स्पीच के दौरान मैंने एक बात कही कि मेरे पांगी घाटी में लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा मिल रही है, दूर दराज के लोगों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुविधा मिल रही है। 31 मार्च को इसका टेन्योर खत्म होने जा रहा है, उनको बढ़ाया जाए। जी सर। नहीं सुना, नहीं बढ़ाया, बंद होगी आज पांगी में हाँ जी। टेलीमेडिसिन। अब आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ब्लड प्रेशर की दवाई लिखानी तो आपको चंबा जाना पड़ेगा, जी सर। आपको जम्मू जाना पड़ेगा, कुल्लू जाना- आपको कुल्लू जाना पड़ेगा। ये तो संवेदनहीनता है सरकार की, इतना ही कहूँगा। जी सर। कि देखिए मेरे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है कि मैं किसी विषय को विधानसभा में उठा सकता हूँ। इससे बड़ा तो कुछ नहीं ना। जी। गले से थोड़ी पकड़ सकता हूँ मैं किसी को, जी सर। किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को, कि मैं गले से पकड़ लूँगा, दी मैं विधायक हूँ, तुमने मेरा ये काम नहीं किया। मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी आलोचना मीडिया में, उनकी आलोचना सार्वजनिक जगह, उनकी आलोचना सदन के भीतर, उनको सदन के भीतर चेता भी सकता हूँ। और मैं हमेशा आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता, मैं सुझाव भी। अगर आप हमारे बजट स्पीच को भी देखें और सुने तो हमने जो बिंदुओं पे बात की है, साथ में हमने ये भी कहा कि इसमें आप ऐसा करें, सॉल्यूशन, आप इसमें ऐसा करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरी समझ से। पर वो हमने उस टाइम भी कहा था, आज भी कहते हैं कि हमने अपना काम करते रहना है, जी सर। मानना नहीं मानना उनकी मर्जी है। बिल्कुल सर। सर एक कंट्रोवर्शियल सी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे हाल ही में पांगी में हिमाचल दिवस मनाया गया था, तो सर एज अ एमएलए पांगी भरमौर आपको वहाँ पे आना चाहिए था, वो तो चलिए आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सर क्यों नहीं हो पाया वो? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जी। और 15 अप्रैल का हिमाचल दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। तो जब घर में कोई कार्यक्रम होता ना, तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारे गेस्ट जो हैं वो आएँ। जी सर। उनको हम पर्सनली कार्ड भी देने जाते हैं, जी सर। उनको फ़ोन भी करते हैं। और कुछ होते हैं कि ऐसी रूटीन में यार आगे आगे देख लेना यार, आना होगा तो आ जाना टाइप में ना। जी। तो इस समय इस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र की लोकतांत्रिक आवाज़ होने के नाते, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे साथ किया वो न्याय संगत नहीं था। बेहतर होता मुख्यमंत्री जी एक बार मुझे बोलते कि आपके विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ जी। और आपको चलना है, तो मैं पैदल भी पहुँच जाता। जी सर। उन्होंने जहमत नहीं उठाई। और मैं आपने सवाल पूछा तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, जी सर। आने वाले मॉनसून सत्र में मैं इस विषय पर सदन के भीतर एक अपना वक्तव्य दूंगा और आप जानेंगे और मेरा जवाब भी सुनेंगे उस वक्त बहुत बड़ा।
ठीक है सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको पर्सनली कोई कांटेक्ट नहीं किया गया? अरे भाई साहब, मैं क्यों नहीं आना चाहूँगा? बिल्कुल। एक बात सुनिए ना, मैं क्यों नहीं आना चाहूँगा? जी सर। जब मुझे मालूम है कि भाई मेरे को वहाँ जो बुलाने का जो तरीका है वो इस तरीके से कि आपने नहीं आना यार। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के भीतर कहते हैं कि विधायक चाहे सत्ता का है चाहे विपक्ष का हो, प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग में कहते हैं विधायक चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, उनके नाम जो है वो इनॉग्रेशन और फाउंडेशन बोर्ड पे इंक्रिप्टेड होने चाहिए। और व्हाट दे आर डूइंग, उन्होंने क्या किया? और हमें दीवारों पे नाम लिखने की ना आदत रही है ना लिखेंगे, हम लोगों के दिल पे नाम लिखना चाहते हैं। जी सर। ओके सर, तो ये आपका आंसर था। तो सर अब जैसे आप अभी पांगी में आए हैं, आपका पांगी का दौरा चला हुआ है, शायद 1 हफ्ते का पूरा आपका ये दौरा चलेगा। तो सर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है आपको अभी आ रही होगी नेटवर्क की और एक लाइट की है सर। तो सर इस विषय पे कुछ आप कहना चाहते हैं क्या? भाई मैं तो हैरान होता हूँ, मुझे तो 2 दिन समस्या आएगी, 3 दिन समस्या आएगी। मैं तो आप लोगों को देखता हूँ और हैरान होता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ रहते हैं और क्या कैसे जीवन जीते हैं। यहाँ देश में दुनिया में कोई बड़ा कांड हो जाए तो आपको तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। जी सर। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी अभी थोड़ी सी, जी सर। मान लो न्यूक्लियर बम भी गिर जाता कहीं, जी सर। तो आपको क्या पता लगना था? क्योंकि सर ऐसे कनेक्शन के सिर्फ 2 ही वो है ना कि एक टीवी और एक नेटवर्क, ना यहाँ पे लाइट प्रॉपर्ली है सर और ना ही नेटवर्क प्रॉपर्ली है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने केंद्रीय प्रसारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से इस विषय को व्यक्तिगत तौर पे उठाया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस वर्ष के अंत तक पांगी घाटी में 4G नेटवर्क BSNL का पूरी घाटी में सुचारू शुरू हो जाएगा। और एक आपकी जानकारी के लिए भी बता रहा हूँ, मैं OFC केबल बिछाने का काम शुरू है। आज भी मैं सुबह BSNL के अधिकारियों से और जो वहाँ काम चल रहा था उनसे लोगों से मिल के आया हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सितंबर अक्टूबर तक हम इस पूरे काम को पूरा कर देंगे। एक ये, दूसरा भारत सरकार की रीवैम्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम, इस RDSS स्कीम है एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ ग्रिड नहीं है। जी सर। जो ग्रिड से नहीं जुड़े हैं उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 45 करोड़ रुपए से हमारी पांगी के लिए एक स्कीम स्वीकृत की है, जिसका टेंडर हो गया है। अब कुछ दिनों में वो काम शुरू होगा और थिरोट से तिंदी तक वो सारा मार्ग पे 33 kV की लाइन जो वो यहाँ से बिछना शुरू होगी। बाकी अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने वो कर दिया। जी सर। आप पढ़े लिखे जागरूक युवा हैं, आपसे मैं ये आग्रह भी करना चाहूँगा, लोगों को सही जानकारी पहुँचाएं। जी सर। RTI के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लें कि ये पैसा किस स्कीम के तहत आ रहा है, कौन दे रहा है, केंद्र सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार दे रही है। जी सर। तो ये तो झूठी बात वो कि भाई हमने, आपको लगता है वर्तमान परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश की सरकार पांगी की बिजली के लिए 45 करोड़ देगी? जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, जो अपने कर्मचारियों को DA नहीं दे पा रहे, जो स्कूल के बच्चों को वर्दी नहीं दे पा रहे, जो बच्चों को स्कूल में जरूरी दवाइयाँ नहीं दे पा रहे, जो अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं करवा पा रहे, वो पांगी की बिजली की आपूर्ति के लिए 45 करोड़ देंगे। ये अतिशोक्ति अलंकार है और कुछ नहीं है। जी सर। सर तो भी आपने बात की जैसे युवा, इसमें आपने जिक्र किया युवा का, तो सर आपका क्या ऐसे इंटैक्ट रहते हैं आपके कि आप कनेक्ट कर पाओ अच्छे से युवाओं के साथ? क्योंकि सर एक एज गैप जो है वो काफ़ी रहता है ऐसे, तो सर आपकी तरफ से क्या ऐसे टेक्निक है? देखो ऐसा है कि मैं उस पीढ़ी का आदमी हूँ, मैं 79 में पैदा हुआ हूँ, 70 के दशक का हूँ ऐसे अगर बात की जाए तो हमने चिट्ठियाँ भी लिखी हैं। जी सर। हमने फ़ोन मिला के 3-3 घंटे इंतज़ार करके हेलो इतना सुन के फिर फ़ोन कट जाना, कॉइन डाल के, हाँ वो वाली परिस्थितियाँ भी देखी हैं। और आज हम फेस टाइम चैट भी कर रहे हैं। यस। तो हमने वो सारा समय देखा है, खासकर 70-80 में जो पैदा हुए लोग हैं। जी सर। वो वर्सटाइल लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो बदलाव हुआ इतनी रैपिडली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का, वो उसको देखा, उसको और उसके साथ चले वो।
उससे पहले 70 से पहले के लोग जो है ना वो बेचारे थोड़ा सा अपने आप को जनरेशन गैप की मार में पीछे रह गए बेचारे वो। तो अभी मैं 45-46 साल का हो रहा हूँ, तो बिल्कुल एक मानव की जो आयु होती है उसके बीच में खड़ा हूँ। तो एक स्टैटिस्टिक्स में एक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। जी सर। और जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो नॉर्मल मानते हैं कि ये सेंटर है, तो इधर इधर मेजॉरिटी इसमें फॉल करते यस हैं। सर। तो हम अभी मेरी ऐसे बाजुओं को फैलाऊं तो मैं 20 साल इधर के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ, यस सर। 20 साल इधर के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा जो कैचमेंट एरिया है वो 20 साल से लेकर 60 साल तक का है। जी सर। तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है युवाओं के साथ भी कनेक्ट करने में, क्योंकि मेरे साथ एक और एडवांटेज ये है कि मैं ब्रेन का डॉक्टर हूँ। यस सर। तो डॉक्टर के नाते मैंने मानव व्यवहार को पढ़ा है, दिमाग को पढ़ा है, दिमाग कैसे सोचता है, क्या सोचता है, उसके बारे में पढ़ा है। जी सर। और इस नाते युवा क्या सोचता है, युवा अवस्था में लड़की क्या सोचती है, किशोर अवस्था में लड़का क्या सोचता है, 35 से 40 साल 45 साल के आयु वर्ग का व्यक्ति किस बात के लिए चिंतित रहता है, जी सर। 45 से बड़ी आयु वर्ग का किस बात के लिए चिंतित रहता है, तो वो उसको पढ़ा है मैंने। तो लोगों से कनेक्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है, जी सर। मेरा ऐसा मानना है जी। ओके सर। सर तो इस बात पे आए हम कि पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने के आप भी बिल्कुल फेवर में हैं। तो सर आपको एज ए MLA लगता है यहाँ पे कि जो आपका भरमौर है वो हमसे इतना दूर है, तो आप क्या चाहते हैं क्या कि पांगी विधानसभा क्षेत्र जो अलग हो जाए? अरे बिल्कुल अलग हो। आप लोगों को तो समस्या है ही है, हमें मुझे कितनी समस्या हो रही है। ये इस पहाड़ के पीछे भरमौर है। यस सर। देखा जाए तो इस पहाड़ के पीछे भरमौर है। जी सर। परंतु मुझे घूम के आना पड़ रहा है, या तो 4 डिस्ट्रिक्ट से या 3 स्टेट से। कोई रास्ता ही नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, या तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती। जी सर। मैंने शुरू से इस बात को कई जगह कहा, पांगी के साथ ना हमारा ज्योग्राफिकल बॉर्डर मिलते हैं, पांगी के साथ ना हमारा ट्राइबल मिलता है, जी सर। पांगी के साथ ना हमारी बोलचाल मिलती है, पांगी के और हमारे भरमौर गदियों के बीच में ना कोई शादियाँ होती हैं। तो हम टोटल भिन्न भिन्न प्रकार के 2 समुदाय हैं। ठीक है, वो प्रशासनिक दृष्टि से एक जिले में हम आते हैं, उस नाते एक विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया है जोड़ जोड़ के, परंतु सही मायने में ये पांगी घाटी के लोगों के साथ और इस विधानसभा क्षेत्र के साथ के नेता के साथ भी अन्याय है, मेरा तो ये कहना है। ओके सर। एज अ MLA आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए दोनों ऐसे अलग अलग ये ट्राइब जोन में? जैसे मेरी कोशिश ये रहती है, इस बार भी मैं भी आपसे पहले मैं यही बात कह रहा था नीचे। देखिए, जब वो व्यक्ति कोई चुनाव जीतता है तो बहुत सारी जिम्मेवारियां रहती हैं। जी सर। विधानसभा के भीतर भी, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मीटिंग्स होती हैं। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का सदस्य हूँ, हर महीने की 2 मीटिंग मेरी शिमला में होती हैं। तो जिस वजह से प्रत्येक व्यक्ति के साथ समय दे पाना वो संभव नहीं हो पाता। जी सर। परंतु अगर भाजपा की संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो हमारे 4 मंडल आते हैं। एक पांगी मंडल है, एक त्रिलोचन महादेव मंडल है, होली मंडल है और 84 मंडल है। तो मेरा प्रयास ये रहता है, संगठनात्मक तरीके से मैं प्रवास जो करूं वो चारों मंडल में बराबर बराबर करूं। अभी मैं 1 हफ्ता होली मंडल में लगा के आया, अब मैं ये 1 हफ्ता पांगी मंडल में लगाऊंगा। इसके जाने के बाद वापस मैं 1 हफ्ता भरमौर मंडल में लगाऊंगा, फिर मैं कुछ दिनों के लिए शिमला जाऊंगा, फिर मैं पांगी में आऊँगा दोबारा से 1 हफ्ता और लगाऊंगा, फिर मैं त्रिलोचन महादेव मंडल में लगाऊंगा। तो ऐसे से मेरा रोस्टर बना रहता है। और मैं आप मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल से देखें, क्योंकि अखबारों और सोशल मीडिया माध्यम से ही हम नेताओं की मूवमेंट का पता लगता रहता है। जी सर। तो मैं निरंतर प्रवास पे रहता हूँ, निरंतर लोगों के बीच में रहता हूँ, और एज ए विधायक लोगों की कम मदद कर पा रहा हूँ, एज ए डॉक्टर ज़्यादा मदद करता हूँ। जी सर। क्योंकि अभी जो है मेरे पास वो मैं कभी भी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। जी सर। सर अब आप एक MLA हैं, लेकिन सर आपके पास अभी भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ये वाला काम एज अ मेडिकल लाइन से सर आपके पास अभी तक कितने काम आते हैं सर? अरे और आप ज़्यादा काम वही आते हैं अभी, और केवल अपने विधानसभा से नहीं पूरे प्रदेश से आते हैं।
पूरे प्रदेश से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में नौकरी कर चुका हूँ। जी सर। तो मेरे संबंध जो है वो पूरे प्रदेश में लोगों के साथ हैं। और कई बारी लगता है कि यार ये ऐसा परेशानी आने लगती है कि बहुत हो गया, ये हो गया। फिर उस वक्त मुझे एक ही बात याद आती है कि मुझे भगवान ने इस काम के लिए चुना है। जी सर। मेरे पास भगवान ने कुछ चीज़ दी है जिसकी वजह से लोग मुझे ढूंढते हैं। ये चीज़ ना होती तो क्यों ढूंढते? जी सर। तो इसलिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और बात फिर वही आती है कि मैं तो अपना योगदान देने चाहता हूँ। जी सर। तो बस अपना काम करते चलो, मस्त जो भी है। बाकी मैं यही मांगता हूँ भगवान से कि भगवान इतनी शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना, इतना सामर्थ्य देना कि मैं अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक मदद कर पाऊँ। तो बस यही मैं सुबह शाम जब भी पूजा करूँगा यही शब्द मैं भगवान से कहता हूँ। अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, थोड़ा स्टाइल से है। नेचुरली मैं तभी लोगों के लिए कर पाऊंगा जब मेरा कुछ अच्छा होगा। जी सर। मैं स्वस्थ रहूँगा तो ही मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा ना। जी जब मैं खुद ही बीमार हूँ मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? इसलिए मुझे, मेरे परिवार को भगवान ने सुखी रखा हुआ है, हमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। तो मैं अपना सारा का सारा समय, और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा अपने परिवार का, अपनी धर्मपत्नी का, कि उन्होंने भी बोला कि जब आपने ये मार्ग चुन लिया है ना तो अब पूरे इसमें चले जाओ फिर। तो इसलिए मैं अब अकेला घूमता हूँ। ओके सर। अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया है, धर्मपत्नी अपने काम कर रही हैं, और मैं अब बचा हुआ जीवन, मैंने ये मानता हूँ कि 45 साल तक मैंने अपने परिवार के लिए जिया। जी सर। आगे बचा हुआ जीवन में अपने समाज के लिए जीना चाहता हूँ, जब जी तक भी सर। भगवान ने ज़िंदगी दी है। ओके सर। सर तो जनक जी की लाइफ में खास दोस्त कितने हैं सर? जो सारे- बहुत खास दोस्त होते हैं सर। देखिए, खास दोस्त की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति की नज़रों में अलग अलग होती है। जी सर। क्योंकि जैसी आदमी की नीयत होती है वैसी उसकी संगत होती है, वैसे उसके दोस्त होते हैं। जी सर। तो किसके कौन खास है, किसका कौन खास है? जी सर। भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचारी खास होंगे, जी सर। चोर के चोर खास होंगे, ईमानदार के ईमानदार खास होंगे, अच्छे आदमी के अच्छे आदमी खास होंगे। बिल्कुल। तो मैं कभी भी अपने किसी भी संबंध को इस तरीके से नहीं आंकता कि ये खास है वो खास है। क्योंकि अभी तक के जीवन में मैंने एक चीज़ देखी है और सीखी है, समय, परिस्थितियाँ और इंसान कैसे भी हो बदलते ज़रूर हैं। जी सर। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। हम अपनी ओर से हम अच्छा करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। जी सर। हाँ, मैं किसी के लिए कुंठित और गलत तरीके से पेश आऊँगा और मैं उम्मीद करूँगा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मैं आपके रास्ते में कांटे बोऊँ और सोचूं कि आप मेरा भला करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। जी सर। तो वो पैराडॉक्स है, ये सब खास हैं। अगर आप, वो कबीर जी भी कहते हैं ना, आप चंगे तो जग चंगा। जी सर। तो आप अच्छे हैं तो सबके साथ आपका अच्छा होगा, सब आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। आप बुरे हैं तो आपके सब बुरे दोस्त बनेंगे। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि ये खास है वो खास है, सब हमारे दिल के करीब हैं जो हमें अपने दिल के करीब समझते हैं। ओके सर। सर तो जब आप इस लाइन में आ गए एमएलए वाली लाइन में, तो सर कभी आपके ऐसे नाम का मिसयूज हुआ है कि आपका नाम लेके कि हाँ ऐसे ऐसे ये काम करना है? कभी तो ऐसा नेताओं के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, सब नेताओं के साथ होता है। सर कैसे डील करते हैं? क्या पता कुछ ऐसे आपके नाम से कुछ गलत काम या वो तो जिसने करना है काम वो तो उसकी बुद्धिमत्ता है ना। जी सर। अब कोई आदमी किसी को फ़ोन कर दे, किसी अधिकारी को, कि विधायक साहब ने बोला ये करने के लिए। जी सर। देखो, काम दो तरीके के होते हैं। एक वो काम है जो रूटीन काम है, जो होना ही होना है, करना ही करना है, जिसके लिए विधायक बोले चाहे नहीं बोले। जैसे सब्सिडी मिलनी है, गैस का कनेक्शन लेना है, पानी का, क्यों पानी के कनेक्शन लगवाने के लिए विधायक को फ़ोन करना पड़े भाई? क्या विभाग की जिम्मेवारी नहीं है जी सर। कि हमारे कार्य क्षेत्र में ये जो घर है इनको पानी का कनेक्शन नहीं है? कुछ जगह जहाँ पर बोलते कि विधायक का फ़ोन या नेता का फ़ोन हो जाएगा तो कुछ लाभ मिल जाता है, इस टाइप में पिक एंड चूज होता जब जहाँ ऐसा। तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी जगहों पर पिक एंड चूज की व्यवस्था ख़त्म कर दी है। नहीं तो पहले क्लास 3 क्लास 4 में इंटरव्यू बहाना मार के इसको फेल कर दिया। लोग बहुत शिकायत करते थे
40 नंबर वाला सिलेक्ट हो गया, मैं 80 नंबर वाला नहीं हुआ। जी सर। ये ऐसी व्यवस्था बनाई कांग्रेस पार्टी ने बनाई। देश जब आज़ाद हुआ, एक छोटे बच्चे की तरह चलना शुरू किया, उस बच्चे को गलत मार्ग पे लेके चले गए आप। उसको भ्रष्टाचारी सिखाया, उसको भाई भतीजावाद सिखाया, उसको लड़ाई झगड़ा सिखाया, इसलिए वो ऐसा हो गया। उसको जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं कराया आपने उस बच्चे को। वो तो मोदी जी हैं जो बच्चे को जिम्मेवारी का एहसास करा रहे हैं कि भाई राष्ट्रवाद को समझो, उस जिम्मेवारी को समझो। और क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए इंटरव्यू ख़त्म किया, कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम है। तो ये तो जो अधिकारी है, जिसके पास नेता का नाम लेके कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसको तय करना है कि मुझे क्या काम करना है, जी सर। क्या नहीं करना है। जी सर। जी सर अभी मोदी जी का जिक्र आया, तो सर ऐसे आपके डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या यहाँ पे? हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और मोदी जी भी अपने आप को यही कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ देश का प्रत्येक व्यक्ति, मैं ही नहीं, देश का प्रत्येक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैं हूँ। ठीक है सर। जी। सर तो अब आपके आगे के प्लान्स क्या देखते हैं आप आने वाले 10 सालों में, आने वाले 15 सालों में, जब भी आप सत्ता में आएंगे फिर से, हम तो चाहते हैं कि आए, तो सर क्या आपके प्लान्स रहेंगे सर आगे के लिए? हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है? जी। तो वक्त के साथ कुछ चीज़ें समय के साथ पता लगे तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। ओके सर। सारे पत्ते पहले खोल दूंगा तो फिर गेम ओवर नहीं हो जाएगा। इसलिए समय, परंतु इतना जरूर है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ये सोचता हूँ और ये मानता हूँ कि जैसा प्रेम और जैसा सहयोग, जो आशीर्वाद लोग मुझे एज ए डॉक्टर देते रहे, राजनीति में भी लोग मेरे साथ उसी व्यवहार, उसी प्रेम के साथ जुड़े रहें और हम आगे बढ़ते रहें। बस इतना ही मैं चाहता हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।